सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। राज संत निरापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। वर्णी जी को इच्छामी, छुल्लगण को इच्छामी। गुरुवार 27 जुलाई को हम सभी लोग आपके दर्शन करने आए थे और हम लोगों ने जब नमोस्तु किया, आपने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया तो वो भी हमारा कार्य सफल रहा। इसके बाद 1 अक्टूबर को हम सब लोग आए और हमारी बहू सोनाली भी साथ में आई। जब उसने पाद प्रक्षाल किया, आपने नमोस्तु करने के बाद ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज वो भारी मतों से नगर पालिका की विजय महिला हुई है। हे गुरुवर, अध्यक्ष पद के लिए हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि राजनीति और धर्मनीति ये दोनों पूरा पश्चिम है। राजनीति कहती है कोई या सामने आया तो उसको ढकेलता है यूं, और धर्मनीति कहती है कोई आया तो वो गले से लगाता है। तो हे गुरुवर, हम धर्मनीति के साथ राजनीति में कैसे प्रवेश करें? हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा यह भी है कि राजनीति करते हुए हम अपने धर्म को कैसे बचाएं? हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और राजनीति को आप लोगों ने पूर्व पश्चिम का बना दिया है आजकल के जो राजनीति में। बाकी राजनीति और धर्मनीति ये दोनों एक ही दिशा से निकलते हैं। फर्क इतना है कि धर्म नीति थोड़ी सी सूरज के समान गर्म होती है और धर्म नीति चंद्रमा के समान शीतल होती है। दिशा दोनों की एक ही है। जैन दर्शन कभी राजनीति को अलग नहीं करता, धर्म नीति को अलग नहीं करता। दोनों नीतियां, जहाँ नीति शब्द लगा है वह सब अपने आप में प्रशंसनीय ही होता है। राजनीति और धर्मनीति दोनों एक साथ जुड़ी हुई हमारे भारत देश की सदा से रही है। यदि राजनीति भिन्न होती तो तीर्थंकर राज्य क्यों करते? तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती राज्य क्यों करते? ऋषभदेव हुए हैं, तीर्थंकर शांति कुंथरायनाथ हुए हैं, ये राज्य क्यों करते? ये तो धर्म के नेता थे। धर्म के नेता होते हुए कि विपरीत कार्य राजनीति का क्यों करते? लेकिन नहीं, धर्म और राजनीति दोनों अच्छे हाथों में यदि राजनीति आती है तो वह राजनीति भी धर्म नीति की सुरक्षा कवच बन जाता है। धर्म नीति फसल के समान है, राजनीति और फसल के लिए खेत की तरफ चारों तरफ बागड़ा के समान है। अब बताओ पूरा पश्चिम कहाँ है? धर्म नीति है खेती फसल और राजनीति उसकी बागड़ा है। यदि राजनीति बागड़ा नहीं होती तो बड़े बड़े ऋषि महाराजों ने राजनेताओं को संरक्षण दिया। प्रत्येक संप्रदाय में ऐसी बातें आती हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए और सबसे बड़ी चीज होती है कि धर्म नीति और राजनीति जब एक साथ चलती है तो समाज भी अपने आप में अपेक्षाएं रखती है। और सबसे बड़ी चीज है, ललितपुर की सीट पर महापौर के पद पर एक बार से एक ही परिवार से 2 बार जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज कहलाती है। और ये जीत जैन समाज की ही मात्र नहीं हुई है, ये सत्य की और धर्म की जीत हुई है। क्योंकि जब व्यक्ति समाज अपना विश्वास किसी व्यक्ति के प्रति दोबारा नियुक्त करती है, पहले सासू के प्रति अपना विश्वास जताया, अब बहू के प्रति जता दिया और ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। जैन समाज को तो इस पर गर्व है ही और सारे ललितपुर समाज को गर्व करना चाहिए कि एक अच्छे धर्मात्माओं को लिए
तुमने राजनीति के पद पर बैठाला। और सब समाज को और जो पद पर बैठे हैं, जो जीत के आते हैं, उन सबसे मेरा कहना है, हमने अभी जीत हासिल की है। ये जीत नहीं है, अगले चुनाव की तैयारी है। सही व्यक्ति वह नहीं कहलाता जो एक क्लास से पास होकर दूसरी क्लास में जाता है। वो आगे की क्लास में जो पढ़ता है वो अगली क्लास में जाने के लिए पढ़ता है। तो हमें ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य करना है कि लोग कहें कि जो हमने विश्वास जताया है वह विश्वास हमारा बहुत सही है। वोटरों को अपने उस पर गर्व होना चाहिए। अभी मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, भक्त को भगवान पे गर्व होना चाहिए, बेटे को पिता पे गर्व होना चाहिए, शिष्य को गुरु पे गर्व होना चाहिए और वोटर को अपने नेता पे गर्व होना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि मैंने वोट देकर कितना अच्छा कार्य किया, मेरा वोट एक एक कीमत हो गई। तो अब जो समय जो कुछ मिला है, ये तो मध्यवर्ती चुनाव था, है ना, मध्यवर्ती चुनाव है। इस मध्यवर्ती चुनाव में जो मौका मिला है उसमें इतनी तैयारी हो जाए कि अगला चुनाव भी ऐसे बहुमत से हो कि जिसमें लोग कहें कि हाँ कुछ कार्य हुआ है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। राजनीति और धर्म नीति एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं इसको पूर्व पश्चिम का नहीं मानता हूँ, मैं तो दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता हूँ और यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। दादा साहब सीलचंद जी, एक बहुत बड़े आचार्य महोदय के पास हम जब पहुंचे तो यही बात हुई थी। हम भी यहाँ पर ये सब समाज के जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हस्तक्षेप रखते हैं। तो उन्होंने जब बात हमने उनसे की कि यही प्रश्न जो आपने किया, तो उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी, गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के पास जाओ और धर्म में राजनीति कैसा करना है पूरे विश्व में उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। हमें अहोभाग्य है इस बात का कि वो जो आचार्य महोदय हैं उनके मुख से हमें तो विश्वास है ही, लेकिन पूरा भारत ये बात मानता है कि धर्म के नेता तो गुरु महाराज सुधा सागर जी हैं ही, लेकिन राजनीति के नेता भी अगर अपन इन्हें कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गुरु जी स्वीकार करें अथवा ना करें, लेकिन हमारा दिल तो यही कहता है। जय हो। मैं तो पहले ही स्वीकार कर लिया। जय हो। एक बता धर्म नीति हमारा दायां हाथ है, राजनीति हमारा बायां हाथ है और हम दोनों हाथ से खाते हैं। तुम लोग एक हाथ से खाते हो और हमारे दोनों हाथ हैं। धर्म और राजनीति को सदा धर्म गुरुओं ने संरक्षण दिया है और उसी के बल पर विश्व का कल्याण किया है। ऐसा जिज्ञासा रखें व्रती श्राविका मुन्नी जी, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। सागर से जो हमारे बीच में है जितेंद्र जी विराजें, सब अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे आराध्य गुरु को कोटि कोटि सा नमन नमन नमन। तीनों क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 12 वर्ष की संलेखना कैसे की जाती है, बताएं। वो घर में हो सकती है क्या? 12 वर्ष की संलेखना आज के समय पर करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष की संलेखना वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले आयु कर्म का अंत जान लेवे। इसलिए आज वह निर्णय करना बहुत कठिन है। कई बार ऐसे निर्णय होते, हमारे आचार्य महाराज के सामने एक संलेखना ली गई महिला ने, और स्थिति ऐसी थी कि आचार्य से हम लोगों ने स्पष्ट समझ लिया मुश्किल से 1-2 दिन जीवित रहेगी। हालत ही ऐसी थी, शरीर के सिस्टम ही पूरे दिख रहे थे, लेकिन वो संलेखना करते करते बीच में इतनी स्वस्थ हो गई कि फिर उसके बाद वो 22 साल जिंदा रही। कितने साल? 22 साल। हाँ, 1-2 साल, 20-22 साल।
अब बोलो, और उस हालत में ऐसी थी कि संलेखना सब लोग पकड़ के उठाते थे, ऐसी थी। तो हो जाए कई बार स्थिति, क्योंकि सिस्टम बताते हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले यहाँ पर मुंगावली के एक सज्जन है डॉक्टर साहब शीलचंद जी, उनकी हालत देखी तो मुझे भी लगा कि बस ये ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। और उस समय सिस्टम वही दिख रहे थे, क्योंकि वो सिस्टम उनके जो जिस ढंग से गले आदि में कफ रख रहा था, उससे तो शरीर ने गवाह दे दिया था कि मैं जाने वाला हूँ, मैं शरीर अब इनका साथ नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा निमित्त बना कि वो आज भी अभी जिंदा हैं, घर भी होके आ गए, फिर यहाँ आ गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं 12 वर्षीय संलेखना के लिए आज का समय उपयुक्त नहीं है। हाँ, संलेखना की साधना जरूर रत रखना चाहिए, धीरे धीरे निर्वृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए, और निर्वृत्ति मार्ग अपना करके अपने शरीर को अनुकूल करते हुए धीरे धीरे समाधि की तरफ बढ़ना चाहिए। का कि नवनिर्वाचित अध्यक्षा आदरणीय सोनाली जी को आपकी तालियों के उद्घोष के साथ उन्हें आमंत्रित करेंगे। और सिर्फ सोनाली जी आगे आए मंच पर सामने। देखो बहुत सारे लोग आए हैं, आप सिर्फ तालियां बजाइए, क्योंकि आप यदि साथ में आएंगे तो पूरा भारत उन्हें नहीं देख पाएगा। पूरा भारत ये गौरव देखे कि नवनिर्वाचित अध्यक्षा महोदय सोनाली जी गुरुदेव के चरणों में किस कदर समर्पित हैं। और हमारे जैन समाज, पूरी जैन समाज के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी पहुंचेंगे, और चक्रवर्ती परिवार के साथ में अध्यक्ष जी पहुंचिएगा सामने, अध्यक्ष जी का सम्मान करिएगा, और आप तालियों के उद्घोष के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और ललितपुर वाले जितने जोर जोर से तालियां बजाइए, क्योंकि आपने बनाया है अध्यक्ष, और वो आ रही हैं गुरुदेव के चरणों में, यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने। और एक बार जोरदार तालियां बजा दो, जो गुरुदेव को ललितपुर ले जाने की भावना भी रख लो। तालियां बजाओ ना, हम तो चूंकि प्रतिनिधि हैं, हाँ, ना हम ललितपुर के ना अशोक नगर के। और सोनाली जी से बड़े आदर भाव से निवेदन, वह अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सोनाली जी। है उनके पास माइक। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनीश्वर शिरोमणि सुधा सागर महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरुवर, आपके आशीर्वाद स्वरूप मैं आज नगरपुर ललितपुर शहर की नवनिर्वाचित प्रत्याशी ही नहीं, जबकि आपकी बेटी बहू सोनाली जैन हूँ, जो आपके समक्ष आपके आशीर्वाद से ही खड़ी हुई हूँ। आप सभी का, समाज वर्ग का, और गुरु आपका जो आशीष मेरे ऊपर रहा है, इस आशीष के फलस्वरूप आज मैं अध्यक्ष पद को प्राप्त कर पाई हूँ। और आपसे इस पद के कार्य निर्वहन के लिए मैं मार्गदर्शन चाहती हूँ कि आप मुझे एक अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे मैं इस राजनीति के पद पर न्याय के साथ कैसे कार्य करूँगी, नगर विकास को कैसे करूँगी, इसके लिए आप मुझे दिशा निर्देशन प्रदान करें गुरु जी। हमने पहले ही आपके निर्देशन के पहले कहा, बस जो जनता ने विश्वास दिया है, जितनी मेहनत चुनाव जीतने में की है, इतनी ही मेहनत अब अपने कार्यकाल में काम करने की करना है। पद पर बैठने के बाद फिर घर ही परिवार नहीं रहता, अब तुम्हारा पूरा परिवार ललितपुर है। और पूरा परिवार जब कुटुंब ललितपुर हो जाता है, तो हमें इतनी अच्छी मेहनत करना है कि हर व्यक्ति को ये महसूस हो कि हमारा जिसे हमने चुना है वो आज भी हमारा ही है, जैसे चुनाव के समय था। बहुत अच्छा कार्य। ललितपुर का स्थान बहुत रेपुटेड सीट है, बहुत कार्य करने के मौके हैं, और आप जनता का इतना अच्छा विश्वास जीते कि अगला मैंने इसी का नहीं,
मैं तो एडवांस में भी दे दिया आशीर्वाद कि ये जो जितना भी काल है, इस काल में इतना अच्छा कार्य करो कि यह काल अगले मूल चुनाव की तैयारी बनकर के सामने आए। ये आशीर्वाद। जिज्ञासा रखें डॉक्टर अंशु जी, रिंकेश जी कांसल, जय मीना जी, ब्रह्मचारी भैया, रूपेश भैया जी, गौरवी जी, पवित्र जी, इनके परिवार ने 1 लाख रुपए की राशि के साथ सांगानेर संस्थान में एक छात्र को गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियों का उद्घोष करिएगा। और कांसल परिवार की ओर से जिज्ञासा, श्रीमान करतार चंद जी, सतीश कुमार जी, मुन्ना लाल जी, अभिलाषा परिवार जो कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय के परिवार के लोग हैं, उन्होंने एक भक्ति कलश भी विराजमान किया है। रिंकेश जी जिज्ञासा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।